हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइलम सिलेंट्रेटा को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस किया था। उसी समय जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को जब डील कर रहे थे तब मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा होता है उसका एक मतलब कि यूनिक फीचर है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उसको बोला था कि नीडोब्लास्ट सेल्स का प्रेजेंस होना। ठीक है, एक सेल होता है जिसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट सेल्स का प्रेजेंस होना मैंने आपको बताया था सिलेंट्रेट्स का एक यूनिक फीचर है। ये क्या है? एक यूनिक फीचर है और इस यूनिक फीचर की वजह से ही फाइलम सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं। तो आज हम यहाँ पे डील करने वाले हैं कि नीडो जो ब्लास्ट है, नीडो ब्लास्ट का क्या फंक्शन होता है, क्या क्या चीज में हेल्प करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आई अर्ज कि जाके एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं निमेटोसिस्ट क्या होता है। जनरली जो अगर हम निमेटोसिस्ट की बात करें तो निमेटोसिस्ट एक स्पेशल टाइप का क्या है, सेल ऑर्गेनल है जिसका मेन फंक्शन होता है डिफेंस में हेल्प करना। ये क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है। ये क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है। एक सेल ऑर्गेनल है जिसका मेन फंक्शन कैसा होता है, डिफेंसिव होता है। ठीक है, यानी ये डिफेंस में हेल्प करता है और डिफेंस में हेल्प करेगा तो क्या होगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। साथ के साथ ये डिफेंस के अलावा फूड के ग्रैबिंग में भी हेल्प करता है, यानी फूड को पकड़ने में भी हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसलिए इन सेल्स को, निमेटोसिस सेल्स को हम स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं। स्टिंगिंग सेल्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये स्टिंग स्टिंग यानी डंक मार सकता है, क्योंकि जब भी ये स्टिंग करता है तो उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करता है और उस पॉइजनस सब्सटेंस की वजह से जो सामने वाला प्रे है वो अनकॉन्शियस हो सकता है, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। इतना ज्यादा मतलब कि ये खतरनाक पॉइजनस होता है। ठीक है, तो जनरली क्या है, यहाँ पर ये निमेटोसिस्ट क्या है, सेल ऑर्गेनल है। तो ये अगर आप एक डायग्राम देखें, यहाँ पे ये हाइड्रा का डायग्राम मैंने बना रखा है। तो जो निमेटोसिस्ट सेल्स होते हैं, निमेटोसिस्ट पूरे बॉडी पे फैले हुए होते हैं। जो भी एपिडर्मिस सेल है, ये जो एपिडर्मल सेल्स है, मैंने आपको लास्ट क्लास में जब इसका डायग्राम बनाया था तो डायग्राम को या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि जो सबसे अपर वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। तो जो पूरा का पूरा निमेटोसिस सेल्स है, ये पूरा का पूरा क्या है, एपिडर्मिस के ऊपर पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेनली अगर बोला जाए तो टेंटिकल्स में प्रेजेंट होता है। टेंटिकल्स में इसका जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो जनरली अब हम निमेटोसिस्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि निमेटोसिस्ट बनता कैसे। जनरली अगर हम बात करें, निमेटोसिस्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो इंटरस्टिशियल सेल्स से के मॉडिफिकेशन से होता है। जो एपिडर्मिस सेल्स का जो इंटरस्टिशियल सेल्स है, यानी ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। उनका जब मॉडिफिकेशन होता है, उनके मॉडिफिकेशन से इसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, निमेटोसिस्ट का डेवलपमेंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरे एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा बट ये गैस्ट्रोडर्मिस में नहीं प्रेजेंट होता। गैस्ट्रोडर्मिस में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसका जो फॉर्मेशन है, ये मैंने बता दिया कि पूरे बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सिर्फ इसके बेसल पार्ट में यहाँ पे एब्सेंट होता है। बेसल पार्ट में नहीं होगा और गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा। बेसल पार्ट में भी क्या है, इसका अमाउंट नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जनरली ये जो आपके निमेटोसिस्ट है, निमेटोसिस्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरस्टिशियल सेल एपिडर्मिस के अंदर होता है। जब यहाँ से निमेटोसिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है तो निमेटोसिस्ट का डेवलपमेंट होने के बाद ये मीजोग्लिया सेल्स की मदद से ये कहाँ चला जाता है, टेंटिकल्स की तरफ माइग्रेट कर जाता है। तो एपिडर्मिस से कहाँ जाएगा, मीजोग्लिया सेल, मीजोग्लिया सेल से, और मीजोग्लिया सेल से ये अमीबॉइड मूवमेंट करके कहाँ पे मोशन पहुंच जाता है, ये अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू ये टेंटिकल्स के अंदर ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, निमेटोसिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, यही सारी चीजें मैंने लिखी है। तो यहाँ पर क्या है कि निमेटोसिस्ट की वजह से ही जो नीडोब्लास्ट सेल्स है उसकी प्रेजेंस की वजह से ही इसको हम क्या बोलते हैं, निडेरिया बोलते हैं। ठीक है, जो ये नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल्स है, निमेटोसाइट्स होता है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में नहीं होता, डिफेंस के अलावा लोकोमोशन हो गया, अडहेशन हो गया, कैप्चर ऑफ प्रे, इनमें भी होता है। ठीक है, जनरली निमेटोसिस्ट क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनल है और जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है
जनरली अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसमें इसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट, इसको बोलेंगे निमेटोसिस्ट। और निमेटोसिस्ट जिस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इस सेल को बोलते हैं नीडोब्लास्ट, इसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स। तो निमेटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नीडोब्लास्ट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब वहां पे डील करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको याद रखना है कि जिसका डेवलपमेंट होता है वो एपिडर्मिस के इंटरस्टिशियल सेल के मॉडिफिकेशन से होता है, गैस्ट्रोडर्मिस में एब्सेंट होता है। डेवलपमेंट इसका एपिडर्मिस में होता है, एपिडर्मिस से माइग्रेट करके कहाँ चला जाता है? टेंटिकल्स में चला जाता है थ्रू मीजोग्लिया। और जो मूवमेंट ये परफॉर्म करता है उस मूवमेंट को बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नीडोब्लास्ट, कि नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर या निमेटोसाइस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जनरली अगर भी मैंने आपको बताया कि जो निमेटोसिस्ट होता है, निमेटोसिस्ट निमेटोसिस्ट एक सेल ऑर्गेनल है। ये क्या है हमारे पास? ये एक सेल ऑर्गेनल है, ये सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रेजेंट होता है नीडोब्लास्ट सेल्स में, नीडोब्लास्ट सेल के अंदर, ये नीडोब्लास्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं आपको ये डायग्राम बताऊं तो ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का ये जो स्ट्रक्चर है, जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, इस सेल को बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल, नीडोब्लास्ट सेल्स हैं। और इस नीडोब्लास्ट सेल के अंदर ये इस तरीके से पायरीफॉर्म यानी नाशपाती के शेप का या फिर बोल सकते हैं ब्लैडर शेप का, ठीक है। ये पायरीफॉर्म एक स्ट्रक्चर है, एक ब्लैडर शेप स्ट्रक्चर है। ये जो ब्लैडर शेप स्ट्रक्चर है, इसी ब्लैडर शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये क्या होगा? निमेटोसिस्ट। तो निमेटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट है? नीडोब्लास्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब क्योंकि नीडोब्लास्ट सेल क्या है? एक सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। तो नीडोब्लास्ट सेल्स के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जो किसी एक कॉर्नर पे फिक्स रहता है या किसी एक कॉर्नर के साइड पे शिफ्टेड रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया, ये जो निमेटोसिस्ट है, निमेटोसिस्ट का ये जो अंदर वाला जो लोअर वाला पार्ट है, ये लोअर वाला पार्ट ये ब्लैडर शेप का होता है। ब्लैडर शेप का होने की वजह से क्या है? ये खाली स्पेस होगा और इस खाली स्पेस के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ पॉइजनस मतलब टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं और इन टॉक्सिन्स को हम बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन्स। और ये जो हिप्नोटॉक्सिन्स होते हैं यहाँ पर, ये हिप्नोटॉक्सिन बेसिकली प्राइमरली प्रोटीन और फिनॉल्स का बना हुआ होता है। ये किसका बना होता है? प्रोटीन्स एंड फिनॉल का ये डेरिवेटिव होता है, ठीक है। और ये जो आपका पायरीफॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला जो निमेटोसिस्ट है, ये इसकी जो वॉल है, इसकी जो लेयर है, ये लेयर बनी होती है काइटिन लाइक सब्सटेंस की। एग्जैक्ट काइटिन तो नहीं होती बट काइटिन से सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। अब ये जो पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर है, ये आगे जाके एक स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना देता है, एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेड ट्यूब बोलते हैं। ध्यान रखना है कि जो पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर है आगे जाके थोड़ा थिन होता है और थिन होने के बाद एक ये इस तरीके का सिंपल सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेड ट्यूब बोलते हैं। इस थ्रेड ट्यूब के बेस वाला जो पार्ट है, इस थ्रेड ट्यूब का ये बेस है, ये पूरा का पूरा थ्रेड ट्यूब हो गया। ये क्या है? थ्रेड ट्यूब हो गया। तो इसका जो बेस वाला पार्ट है, ये बेस वाला पार्ट क्या होता है? स्वलन होता है, ठीक है। ये बेस वाला पार्ट क्या है? इसका स्वलन है। इस स्वलन पार्ट को हम बट बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? बट, या फिर शाफ्ट बोल सकते हैं। इस बट या शाफ्ट के अंदर क्या होते हैं? तीन बेसिकली अगर हम बात करें, तीन टाइनी बल्स बोल सकते हैं, तीन छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं। जैसे ये एक देख रहे हो, एक दो तीन, ये तीन छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं। इसको हम स्टाइलेट्स बोल सकते हैं या बर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तीन स्पाइंस होंगे। उसके अलावा ये थोड़े से बड़े होते हैं साइज में। उसके ऊपर ये जो स्पाइंस देख रहे हो, ये स्पाइंस क्या होते हैं? छोटे छोटे, इनको बारब्यूल्स बोलते हैं। इनको स्पाइंस या बारब्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। इनसाइड द शाफ्ट क्या होगा? तीन लार्ज स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको बार्ब या स्टाइलेट्स बोल सकते हैं, या और उसके अलावा तीन छोटे स्पाइरल रो में माइन्यूट स्पाइंस होते हैं, जिनको बारब्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो माइन्यूट वाले हैं, ये माइन्यूट वाले को क्या बोलेंगे? बारब्यूल्स बोलेंगे। इनको बारब्यूल्स बोलेंगे और इनको बार्ब बोलेंगे, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? बार्ब्स बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये बार्ब्स बोलेंगे। तो इनिशियली क्या होता है? ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्डेड होता है। जितना भी ये थ्रेड ट्यूब है, ये थ्रेड ट्यूब क्या होगा? ये जो आपका यहाँ पे जो पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर है, जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इस सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये क्वाइल्ड रहता है। ये पूरा का पूरा थ्रेड ट्यूब क्या होगा? इस तरीके से क्वाइल्ड रहता है।
और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, इसको कवर करके अंदर बंद रखने के लिए ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं अपर कुलम। ये अपर कुलम क्या करेगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरीके से बंद करता है, ठीक है। और इस पूरे नीडोब्लास्ट सेल्स के ऊपर एक छोटा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये फ्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपका एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी जो बनावट होती है बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे फ्लैजिला की होती है। इसके अंदर क्या होगा, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। 9+2 का क्या होगा, इसके अंदर अरेंजमेंट होता है। जो ये ट्रिगर या जिसको हम ट्रिगर बोल रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं जैसे फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला के जैसा यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, ध्यान रखना है। तो क्या होगा कि जब भी कोई प्रे इसकी तरफ अप्रोच करेगा, इसे टच करेगा, तो इसके टच होने की वजह से क्या होगा कि ये सेंसेशन क्रिएट करेगा। सेंसेशन क्रिएट करने के बाद ये बहुत तेजी के साथ खुलता है, और खुलने के बाद ये इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समय क्लोज स्ट्रक्चर है और इस समय क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि अगर ये स्ट्रक्चर एक बार ओपन हो जाता है तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। उस कंडीशन में होगा क्या, ये एक बार ओपन हो चुका है, ओपन होने के बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिर गैस्ट्रोडर्मिस में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और डिस्ट्रॉय होने के बाद ये एक पर्टिकुलर निमेटोसाइट जैसे डिस्ट्रॉय होगा, इसकी कमी को पूरा करने के लिए 48 आवर्स में दोबारा से एक नीडोब्लास्ट सेल्स आके इसको दोबारा से रिप्लेस कर देगा। तो यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो एक बार स्लाइड से भी समझ लेते हैं। तो लिखा है नीडोब्लास्ट इज एन ओवल राउंडेड सेल। कैसा है, ओवल एंड राउंडेड सेल है, और जिसके पास क्या होता है, बेसल न्यूक्लियस इज वन साइड। तो एक सेल है ये नीडोब्लास्ट, ये मैंने बताया, ये नीडोब्लास्ट सेल है जिसके अंदर एक बेसल न्यूक्लियस होगा जो किसी एक साइड पे होगा, ठीक है। इनसाइड नीडोब्लास्ट सेल ओवल पायरिफॉर्म सैक ब्लैडर इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट। तो ये जो पायरिफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं, निमेटोसाइस्ट बोलते हैं। निमेटोसिस्ट के अंदर क्या होता है, टाइनी बल्ब या कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो कि काइटिन लाइक मटेरियल से बना होता है। ये जो निमेटोसिस्ट है, इसके अंदर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो क्या काइटिन लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो पॉइजनस फ्लूइड से फिल्ड होता है जिसको हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं। और ये केमिकली क्या होता है, प्रोटीन और फिनॉल्स का मिक्सचर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो पायरिफॉर्म बल्ब है, इसका एक जो पार्ट है वो एक्सटेंडेड होता है, एक नैरो ट्यूब लॉन्ग ट्यूब लाइक हॉलो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, इस तरीके से आगे की तरफ एक्सटेंडेड होता है, जिसको हम थ्रेड ट्यूब बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड ट्यूब बोलते हैं। इस थ्रेड ट्यूब का जो बेस होता है, ये बेस थोड़ा सा स्वलन होता है जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और उस शाफ्ट के ऊपर क्या होगा, 3 लार्ज स्पाइंस प्रेजेंट होंगे जिनको हम बार्ब्स या स्टाइलेट्स बोलते हैं। और उसके अलावा 3 छोटे छोटे स्पाइरल रोज में स्पाइंस प्रेजेंट होंगे जिनको बारब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये दो एक्सटर्नली क्या होगा, जनरली अगर ये पूरी तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये बाहर से कवर्ड होता है, और इसको कवर करने के लिए क्या होगा, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम अपर कुलम बोलते हैं। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे जाते हैं। जनरली अब होगा क्या कि जो आउटर एंड है, आउटर एंड पे ये छोटा सा ये पॉइंटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नीडोसिल बोलते हैं, ठीक है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं नीडोसिल, ठीक है। ये नीडोसिल को हम ट्रिगर भी बोल सकते हैं क्योंकि नीडोसिल में जैसे ही कोई प्रे या फिर कोई भी चीज आके टकराता है, वैसे ही यहाँ पे मैकेनिकल स्टिमुलस क्रिएट होगा, और मैकेनिकल स्टिमुलस क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और इन नीडोसिल्स को सपोर्ट करने के लिए ग्रुप ऑफ सपोर्टिंग रॉड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 9+2 की फॉर्म में अरेंज होंगे, यानी इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 की फॉर्म का होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे फ्लैजिला का होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो नीडोस ब्लास्ट सेल्स है, नीडोब्लास्ट सेल्स के साइटोप्लाज्म में कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से आप ये देख रहे हो, ये वाला, ये कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो फाइबर्स है, इस फाइबर के अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ रीस्टेरिंग, जो आप बोल सकते हैं रीस्ट्रेनिंग थ्रेड प्रेजेंट होगा, रीस्ट्रेनिंग थ्रेड प्रेजेंट होगा जिसको लासो बोलते हैं। ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, लासो बोलते हैं। लासो का काम क्या होगा कि ये जो हमारा निमेटोसिस्ट है, निमेटोसिस्ट को नीडोब्लास्ट से ये कनेक्ट करके रखता है, सो दैट कि जैसे ये प्रेशर के साथ खुले तो ये क्या है, पूरी तरीके से बॉडी के बाहर ना निकल जाए। तो बॉडी को मतलब कि निमेटोसिस्ट को बॉडी को बाहर जाने से रोकने के लिए ये लासो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये इसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये तो क्या था, हमारा स्ट्रक्चर के बारे में था कि नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
अब हम बात करेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यानी ये कहाँ कहाँ बटा हुआ होता है। जनरली मैंने आपको बताया जो इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, एपिडर्मल सेल्स पे होता है। एपिडर्मल सेल के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल है उसके मॉडिफिकेशन से ये क्या होगा, निमेटोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये लोअर वाला पार्ट जो बेसल डिस्क है वहां पर एब्सेंट होगा। ये एपिडर्मल सेल में बनने के बाद ये माइग्रेट हो जाता है टेंटिकल्स के पास, ठीक है, टेंटिकल्स में माइग्रेट होता है और माइग्रेट होने के बाद वहां पे ये बैटरीज ऑफ निमेटोसिस्ट बना देता है। जैसे जैसे धीरे धीरे माइग्रेट होंगे वैसे बाद ये बैटरीज ऑफ निमेटोसिस्ट बनाना स्टार्ट कर लेंगे। अब आप पूछोगे कि बैटरीज ऑफ निमेटोसिस्ट क्या होता है, तो बैटरीज ऑफ निमेटोसिस्ट तब बनते हैं जब दो बड़े बड़े निमेटोसिस्ट के अराउंड बहुत छोटे छोटे 10 से 12 निमेटोसिस्ट आके उसको इस तरीके से कवर कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैटरीज ऑफ निमेटोसिस्ट। जैसे ये डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, बैटरीज ऑफ निमेटोसिस्ट का डायग्राम है, ठीक है। तो बैटरी ऑफ निमेटोसिस्ट क्या होगा, क्या बैटरी ऑफ निमेटोसिस्ट स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग टू लार्ज सेंट्रल निमेटोसिस्ट सराउंडेड बाय 10 to 12 स्मॉल निमेटोसिस्ट, यानी सेंटर में क्या होगा, दो लार्ज निमेटोसिस्ट होंगे और उसके चारों तरफ क्या है, आपके 10 से 12 स्मॉल निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो निमेटोसिस्ट हैं ये आपस में इंसिस्टेड होते हैं, इंसिस्टेड का मतलब इस तरीके से अटैच्ड होते हैं, ये इस तरीके से स्कैटर्ड नहीं होते, टोटली एकदम इंसिस्टेड फॉर्म में रहते हैं। और इंसिस्ट करने का काम कौन करता है, इसको एपिथेलियो मसल सेल्स करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो नीडोब्लास्ट सेल्स है वो टेंटिकल्स में नहीं बनते, जब भी बनेंगे कहाँ बनते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, एपिडर्मल सेल के इंटरस्टिशियल सेल के अंदर बनेंगे और बनने के बाद माइग्रेट होते हैं टेंटिकल्स के अंदर और वहीं पे इंसिस्ट क्लस्टर की फॉर्म में ये बने हुए रहते हैं और बैटरीज का फॉर्मेशन करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी ये जो निमेटोसिस्ट है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में नहीं प्रेजेंट होते, वहाँ पे एब्सेंट होते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि बनने के बाद ये जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को हम सिलेंट्रॉन भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, सिलेंट्रॉन कैविटी बोल सकते हैं। और ये भी क्या है, एक यूनिक फीचर है किसका, सिलेंट्रेट्स का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एक भी हमें निमेटोसिस्ट नहीं देखने को मिलेगा। जब निमेटोसिस्ट यूज हो जाते हैं तो यूज होने के बाद अपने आप को डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के पास जाते हैं, तो वहाँ पे जाके उनका डाइजेशन हो जाता है, खत्म हो जाते हैं वो, ठीक है। अगर आपको लेक्चर में कोई डाउट आ रहा हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको नोट्स की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी मैंने पीपीटी बना रखा है इसको सभी को मैं पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इससे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस, कि ये किस तरीके से काम करता है, यानी जो हमारा जो डिफेंस का मैकेनिज्म है, जो नीडोब्लास्ट सेल्स है या जो निमेटोसिस्ट है वो फंक्शन किस तरीके से करता है, इसको समझ लेते हैं। सपोज करो ये हमारा एक हाइड्रा है, ठीक है। अब हाइड्रा के पास जब भी कोई प्रे अप्रोच करेगा, जैसे मान लेते हैं कोई प्रे अप्रोच करेगा, तो प्रे के अप्रोच करने से क्या होगा, इसके अंदर इसके अप्रोचिंग की वजह से, ये जैसे अभी अभी अप्रोच नहीं किया, मान लेते हैं एक प्रे है जो कि इस हाइड्रा की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जैसे ही ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो लेट सपोज कि यहाँ का वाटर होगा, ये वाटर करंट क्या करेगा, इस पर्टिकुलर हाइड्रा के अंदर एक केमिकल स्टिमुलस क्रिएट करेगा। एक क्या करेगा, केमिकल स्टिमुलस, एक केमिकल स्टिमुलस क्रिएट करेगा। और जैसे ही ये प्रे इसको हिट करेगा, हिट करने के बाद एक मैकेनिकल स्टिमुलस क्रिएट करेगा। एक क्या करेगा, मैकेनिकल स्टिमुलस क्रिएट करेगा। तो दो चीजें एक साथ हो रही है, एक केमिकल स्टिमुलस और एक मैकेनिकल स्टिमुलस। एक चीज ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ फूड का प्रेजेंस होना ही यहाँ पे नीडोब्लास्ट सेल्स के एक्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दो चीजें एक साथ होनी चाहिए, प्रे का भी होना चाहिए और साथ के साथ फूड भी होना चाहिए साथ के साथ। और एक चीज और ध्यान रखना है कि दो स्टिमुलस एक साथ काम करेंगे। अगर एक ही स्टिमुलस है तो कोई भी फंक्शन नहीं करेगा, दो स्टिमुलस एक साथ होना चाहिए, एक मैकेनिकल स्टिमुलस और एक केमिकल स्टिमुलस। तो केमिकल स्टिमुलस कैसे होगा कि जैसे ही कोई प्रेस को अप्रोच करना स्टार्ट करता है तो उसकी वजह से केमिकल स्टिमुलस जनरेट होता है, और जैसे ही ये जो प्रे है ये इसको जाके हिट करता है, हिट करते ही क्या होगा, मैकेनिकल स्टिमुलस डेवलप होगा। इस मैकेनिकल स्टिमुलस से क्या होगा कि टेंटिकल्स पे प्रेजेंट जितने भी नीडोब्लास्ट सेल्स है उसके अंदर जितने भी नीडोसील्स प्रेजेंट थे, नीडोसील्स के अंदर क्या होगा, मैकेनिकल स्टिमुलस जनरेट होगा। और मैकेनिकल स्टिमुलस जनरेट होते ही यूजुअली क्या होता है, जितने भी नीडोब्लास्ट सेल्स के जो ये वॉल्स होते हैं इनिशियली इम्परमिएबल होते हैं वाटर के लिए। इनिशियली क्या होते हैं,
इम्परमिएबल होता है, यानी इसके थ्रू पानी नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे ही नीडोसील से मैकेनिकल टच होना स्टार्ट होता है, मैकेनिकल स्टिमुलस जनरेट होता है, वैसे ही ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये परमिएबल हो जाएंगे और परमिएबल होने की वजह से बहुत सारा वाटर क्या है इसके अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही वाटर अंदर जाएगा तो वाटर की जो क्वांटिटी है, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वाटर की क्वांटिटी बढ़ते ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, ये अपर कुलम, ये जो क्लोज था, ये सडनली ओपन होगा और ये पूरा का पूरा जो ये आपका नीडोसाइज मतलब निमेटोसिस्ट है वो क्या है, बाहर की तरफ आएगा। और बाहर की तरफ आने के बाद जो भी वो फूड था उसको वो कैप्चर कर लेगा। तो ये इसका फंक्शनिंग का प्रोसेस है। तो इसी चीज़ को इसको समझ लेते हैं कि जो डिस्चार्ज है या एक्सप्लोजन है निमेटोसिस्ट का, वो नीडोसिल के स्टिमुलस की वजह से होता है। जब नीडोसिल को स्टिमुलस मिलता है, किसके थ्रू, फूड के थ्रू, प्रे के थ्रू या एनिमे के थ्रू, जब इसको स्टिमुलस मिलेगा तब जाकर इसका डिस्चार्ज या एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना एक चीज, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है कि जो प्रेजेंस ऑफ फूड एंड टच टुगेदर इनिशिएट, यानी फूड का प्रेजेंस और टच दोनों अगर एक साथ होगा तब यहाँ पे डिस्चार्ज या एक्सप्लोजन होगा। अगर दोनों में से सिर्फ कोई एक है तो डिस्चार्ज या एक्सप्लोजन नहीं होगा, दोनों का साथ साथ होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो चीजें साथ साथ होती हैं। एक तो मैकेनिकल स्टिमुलेशन क्रिएट होता है। मैकेनिकल स्टिमुलेशन कब होगा, कांटेक्ट ऑफ फूड या प्रे, जब फूड या कांटेक्ट से जब करेगा, यानी उसे फिजिकली टच करेगा, तब जाके मैकेनिकल स्टिमुलस डेवलप होता है। और केमिकल स्टिमुलस कब डेवलप होगा, जब कोई प्रे या एनिमल्स को अप्रोच कर रहा होता है। तो ये दोनों ही एक्शन एक साथ होते हैं, जिसके बाद जाके ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स है उसके अंदर जो निमेटोसिस्ट है वो ओपन होते हैं। ठीक है, इनिशियली अभी मैंने बताया कि जो निमेटोसिस्ट होते हैं उनके वॉल इम्परमेबल होता है, लेकिन जैसे डिस्चार्ज का समय आता है, जैसे ही उसके अंदर ट्रिगर डेवलप होता है, वो क्या होगा, परमिएबल हो जाता है। और वहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा इनटेक होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ते ही यहाँ पर ये जो आपका अपर कुलम है वो ओपन हो जाता है और पूरा का पूरा ये बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें लिखी है कि अपर कुलम को फोर्स टू, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो अपर कुलम है उसको फोर्स होना पड़ता है, उसको ओपन करना पड़ता है। ठीक है, और वो एक्सप्लोजन के साथ वो बाहर की तरफ खुलना स्टार्ट हो जाता है। जो भी ये जो थ्रेड ट्यूब था, थ्रेड ट्यूब बाहर की तरफ निकलेगा, निकलने के बाद शाफ्ट अनफोल्ड होकर बाहर की तरफ आ जाएगा और जो भी प्रे है उससे जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैं आपको 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ, आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि जो निमेटोसिस्ट है वो वन टाइम यूजेबल होता है, कि एक ही बार उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बार वो एक्सप्लोड हो गया तो उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, नीडोसिल माइग्रेट कर जाता है, जब यूज़ हो जाता है, होने के बाद जो नीडोब्लास्ट सेल्स है वो माइग्रेट करता है कहाँ पे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन में। सिलेंट्रॉन में ये क्या करता है, माइग्रेट करता है और वहीं पर डाइजेस्ट हो जाता है। और इसकी जो कमी है उसको लगभग 48 आवर्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये क्या है इसके मैकेनिज्म के बारे में। होप कि मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और ये सारा का सारा जो पीडीएफ है, पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज के लिए कि टाइप्स ऑफ निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट कितने टाइप के होते हैं, तो यूजुअली क्या है 30 टाइप के होते हैं, बट हम हाइड्रा को कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पे। तो 4 बेसिक टाइप के निमेटोसिस्ट होंगे, जिसमें से जो पहला है पेनिट्रेंट निमेटोसिस्ट। तो जो अभी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है वो किसका था, पेनिट्रेंट निमेटोसिस्ट का था, इसलिए मैं इसको मतलब यहाँ पे डिटेल नहीं कर रहा हूँ। तो जो अभी हमने डिस्कस किया है, जितना भी पूरा का पूरा जो पीछे जितने भी निमेटोसिस्ट के बारे में जो भी पढ़ा था वो कौन सा टाइप का था, पेनिट्रेंट टाइप का निमेटोसिस्ट था। ठीक है, उसके अलावा वॉल्वेंट टाइप का भी हो सकता है, वॉल्वेंट निमेटोसिस्ट। इसके बारे में थोड़ा आपको जानना होगा कि इसको हम डेस्मोनीम भी बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, डेस्मोनीम बोल सकते हैं। ये एक स्मॉल पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ छोटा सा थिक स्पाइनलेस इलेक्ट्रिक थ्रेड होता है, जो कि सिंगल लूप का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस तरीके से एक सिंगल स्ट्रक्चर ट्यूब होगा और ये सिर्फ एक ही बार कॉइलिंग करता है। जैसे कि वहाँ पे देखा था हमने मल्टीपल कॉइलिंग थी, बट यहाँ पे मल्टीपल कॉइलिंग नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही बार कॉइलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो कॉइलिंग होता है टाइटली कॉइल्ड होता है। ठीक है, अराउंड स्मॉल प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये जनरली क्या होगा कि इसमें छोटे छोटे क्या होंगे कि ये इस तरीके के एक सिंगल थ्रेड ट्यूब है। और ये सिंगल थ्रेड ट्यूब होने की वजह से जाके जो भी प्रे है उसके हेयर ब्रिसल्स पे जाके ये कनेक्ट हो जाते हैं और उनको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, प्रे के मूवमेंट को ये रोकने का काम करेंगे। नेक्स्ट है स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट निमेटोसिस्ट। ठीक है,
इसको हम स्मॉल ग्लूटिनेंट एट्राइकस आइसोराइजस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा कि ओवल और एलोंगेटेड इन शेप होते हैं और इसके पास शाफ्ट नहीं होता, जैसे वहाँ पे हमने ब्रैब या शाफ्ट पढ़ा था, यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनका जो डिस्चार्ज होता है स्ट्रेट होता है, अनआर्म्ड होता है थ्रेड ट्यूब, और ये टिप पे जाके ओपन होते हैं, ठीक है। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो अटैचमेंट या एनकरेज या सपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट निमेटोसिस्ट, इसको हम लार्ज ग्लूटिनेंट और होलोट्राइकस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कैसा होगा, ओवल होता है, सिलेंड्रिकल होगा, इसमें जो ट्यूब होते हैं लॉन्ग होते हैं विद नैरो शाफ्ट, और साथ के साथ क्या है, यहाँ पे थोड़े से कांटे भी प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्पाइंस प्रेजेंट होंगे जो 3 और 4 कॉइल्स की फॉर्म में अंदर की तरफ लपटे हुए रहते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, साथ के साथ जो भी एनिमल है उसके मूवमेंट को इम्पीड कर देते हैं, उसको हेल्प करते हैं, उसको मतलब उसको कम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा हमारा आज जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, निमेटोसिस्ट के बारे में था, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में था कि किस तरीके से सिलेंट्रेट के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म फंक्शन करता है। होप आपको सारे जितने भी टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।